मेरी ज़िंदगी में ये हादसा 1990 में हुई थी। मेरी बड़ी बहन 16 साल की थी और मैं बस 13 साल की थी। उस वक्त मैं 5वीं क्लास में थी। हम दोनों बहनों की शादी मम्मी पापा ने एक साथ कर दी थी। मेरी दीदी की विदाई तो शादी के दिन ही हो गई थी, पर मेरी विदाई को रोक लिया गया था क्योंकि जिससे मेरी शादी हुई थी वह भी 8वीं क्लास में था और मैं 5वीं क्लास में थी। मेरी शादी के 5 साल के बाद मेरी विदाई तय हुई थी ताकि मैं थोड़ी समझदार हो जाऊं, घर गृहस्थी संभालने वाली बन जाऊं। लेकिन जो हादसा मेरे साथ हुआ वह दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। मेरा ससुराल ज़्यादा दूर नहीं था। नदी के उस पार मेरा ससुराल था और इस पार मैं रहा करती थी। और हम दोनों का स्कूल एक ही था। हम दोनों के गांव से थोड़ा दूरी पर था। मैं अपने पति से घूंघट किया करती थी। स्कूल में भी मैं उससे पल्लू करती थी। वह मेरे लिए काफ़ी सारे सामान लेकर आता। उसी सामान के बदले वह हर बार मुझसे किस मांगता और मैं बड़ी आसानी से उसे दे देती। मुझे तो पता था ये मेरा पति है, पर इसी शर्म में मैं सब कुछ खो बैठी थी। आखिरी बार जो मेरे पति ने मुझे गिफ्ट दिया था वह बहुत महंगा और डरावना था। इस बार मैंने वह सारी हदें पार कर दी। इसी हादसे की वजह से मेरी ज़िंदगी में सबसे कठिन दिन शुरू हो गए थे। अब सुनिए मेरी आगे की कहानी मेरे पति की जुबानी। ये मेरी शादी के 13 साल बाद की कहानी है जो तुम्हें हिलाकर रखेगी। मेरे घर के हवाओं में काफ़ी बदलाव महसूस हो रहा था। कुछ दिनों से मैं देख रहा था मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी और वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। वैसे अब वह घर का ज़्यादातर काम नहीं कर पाती थी जैसे पहले किया करती थी। घर में बच्चे छोटे थे, जिम्मेदारियां बढ़ गई थी और मैं अकेला सबको संभालने से नहीं संभल रहा था। आखिरकार पत्नी के कहने पर मैंने एक कम उम्र की लड़की को अपने घर काम करने के लिए रख लिया था ताकि बोझ कुछ कम हो सके। पहले दिन वह नौकरानी बहुत मासूम लगी थी और फिर काम भी बहुत जल्दी करती थी। घर के सारे कामों को अच्छे से समझ बूझ कर करती थी। मैं उसका हौसला बढ़ा दिया करता था। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बस अपना काम तुम ईमानदारी से करते रहना। शुरू के दिनों में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक ही चल रहा था। किचन के कामों में वह हाथ बटाती और मेरी पत्नी छोटे मोटे काम संभाल लेती। मुझे लगा ये मेरा फैसला ठीक था। पत्नी अब आराम महसूस करने लगी। घर में पहले जैसा ही माहौल बन गया, पर ये ज़्यादा दिन नहीं चल सका। धीरे धीरे घर के माहौल में ऐसी बड़ी बदलाव आने लगी जिन्हें मैं नज़रअंदाज नहीं कर सका। एक शाम जब मैं काम से घर लौटा तो पत्नी किचन में बर्तन धो रही थी। हाथों में साबुन के झाग थे, चेहरे थकान से उतरे हुए थे। लेकिन मेरा दिल उस वक्त धड़कने लगा जब ड्राइंग रूम में कदम रखते ही मेरी नज़र मेरी नौकरानी पर पड़ी। वह सोफे पर बैठी बड़ी आराम से अपने पैरों को पसार कर बैठी थी। सबसे बढ़कर ये कि उसने वो कपड़े पहन रखे थे जो मैंने अपनी पत्नी को कुछ दिन पहले ही दिलवाए थे। मैंने एक बहुत ही खूबसूरत चांदनी चौक से उसके लिए कपड़े लेकर आया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। उसको ढीले ढाले कपड़े चाहिए थे। इस कपड़े को पहनकर वह आईने में खुद को देखते हुए कानों के झुमके सीधे कर रही थी। मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। दिल में एक झटका सा लगा। दिमाग ने जल्दी कहा कि शायद इसे मेरी पत्नी ने खुद उसे दिया होगा, लेकिन उसे देखकर मेरे दिल में वह अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। मैंने अपना गला खंगारते हुए, तुमने मेरी पत्नी के कपड़े क्यों पहने? वह चौंकी, फिर जरा संभल कर बोली, दीदी ने ही दिए हैं। कहने लगी कि तुम पहनो, तुम पर अच्छा लगेगा। मेरी पत्नी की आवाज़ किचन से आई, हाँ हाँ मैंने ही दिए हैं। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। पत्नी के शब्दों में बहुत कमज़ोरपन था, जैसे वो बताने से डर रही हो और बात को वहीं ख़त्म करना चाहती हो। लेकिन मेरे अंदर एक और शक बढ़ता जा रहा था। नौकरानी ने सर झुका लिया, मगर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो मुझे और भी परेशान कर गई। मेरी नज़रें फैल गई, सीधा कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन अंदर ही अंदर अजीब सा बोझ बढ़ गया। रात को जब पत्नी कमरे में आई, मैंने बात करने की कोशिश की। ये कपड़े आखिर तुमने क्यों उस नौकरानी को दी? मेरी समझ से बाहर है। तुम्हें क्या ज़रूरत थी अपने नए कपड़े देने की, वह भी मेरे पसंद की? मेरी पत्नी बहुत धीरे से बोली कि दे दो, गरीब है, खुश हो जाएगी। मैंने सर हिलाया, मगर दिल को तसल्ली नहीं मिली।
लेकिन तुम्हें देखकर बुरा नहीं लगा? वो तुम्हारे कपड़ों को पहनकर बैठी है। इतनी सज संवर कर मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखने के बजाय तकिए पर सर रख लिया। मैं ज़्यादा सोचने की हालत में नहीं हूँ। मेरी तबीयत वैसे भी खराब रहती है, तुम फालतू के फिक्र ना करो। मैं चुप हो गया, लेकिन नींद नहीं आई। रात के अंधेरे में छत को तकता रहा। दिल बार बार वही सवाल गूंज रहा था कि आखिर पत्नी ने अपने कपड़े उसे क्यों दिए। अगले दिन ऑफिस से वापस आया तो फिर कुछ ऐसा मंजर देखा। पत्नी किचन में खड़ी काम कर रही थी और नौकरानी आंगन में बैठी नाखूनों को पॉलिश कर रही थी। मुझे ये बात काट खाने को दौड़ा था। काम घटने के बजाय पत्नी पर ज़्यादा ही बोझ पड़ रहा था। मैंने पत्नी से कहा, तुम आराम क्यों नहीं करती? ये सब काम तो नौकरानी के लिए है। पत्नी ने धीरे से कहा। वह ज़रा थकी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं ही कर लेती हूँ। मैंने नौकरानी की तरफ देखा। उसने नज़रें झुका ली, मगर फिर भी मुझे लगा जैसे वह जानबूझकर ये सब करवा रही है। रात को मैंने पत्नी से कहा, तुम्हारी ये चुप्पी मुझे और डरा रही है। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा? वह कमज़ोर आवाज़ में बोली, तुम फालतू के शक करते रहते हो। मुझे कुछ नहीं हुआ, मगर मैं जानता था कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। एक दिन फिर ऐसा ही हुआ। मैंने नौकरानी को पत्नी के ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठे देखा। लिपस्टिक लगा रही थी। पत्नी के हार को गले में डालकर खुद को आईने में देख रही थी। मैंने गुस्से में कहा, ये सब क्या है? तुम्हें किसने परमिशन दी ये सब इस्तेमाल करने की? वह चौंकी, फिर हड़बड़ाकर बोली, मैं तो बस देख रही थी, कैसा लगता है, वापस रख देती हूँ। पत्नी अंदर आई और नरमी से बोली, गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर उसे मेरा सामान अच्छा लगता है तो वो पहन सकती है। आखिर हमारे घर में हमारे साथ रहती है और इसके अंदर थोड़ी बचपना है। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। पत्नी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब थकन और लाचारी थी, जैसे वह और ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती हो। मैंने अपने होंठ बंद किए, लेकिन दिल में एक बात मुझे चुभ गई थी। नहीं, अब हर रोज़ मुझे महसूस होने लगा कि घर की हवाएं फिर से बदल गई है। पत्नी के चेहरे उतरे हुए रहते, गंभीर रहते। नौकरानी का बढ़ता दबाव, अपनी पत्नी के तरफ से उस पर झुकता हुआ दबाव एक दूसरे से जुड़ा हुआ लग रहा था। मैंने कई बार इरादा किया कि पत्नी को साफ साफ कहूँ कि मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं है, लेकिन हर बार उसकी कमज़ोर हालत देखकर चुप हो जाता। एक दिन जब मैं फिर से ऑफिस से लौटा तो बच्चों की हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैं कमरे में गया तो देखा पत्नी खड़ी है, हाथ में झाड़ू पकड़ा हुआ है। नौकरानी कुर्सी पर बैठी बच्चों को कहानी सुना रही है। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। मेरी पत्नी नौकरानी लग रही थी और नौकरानी पत्नी जैसे ठाट बाट बनाकर बैठी थी। मैंने गुस्से में कहा, ये सब क्या है? तुम क्यों खड़ी हो और ये क्यों बैठी है? पत्नी ने जल्दी से कहा, मैंने खुद कहा था उसे कहानी सुनाने को, बच्चे खुश हो जाते हैं। मैं पत्नी की आंखों में झाँक कर वहाँ डर नहीं, बल्कि अजीब सा कुछ था जो वो मुझसे छुपा रही थी, जैसे ये सब वो खुद अपनी मर्जी से ना कर रही हो, बल्कि किसी और के इशारे पर चल रही हो। मैं चुप से कमरे से बाहर निकल आया। मैं अजीब सा बोझ और डर में पड़ गया था। अब मेरे घर में एक अजीब सा किस्सा होने लगा था। वक्त के साथ साथ ये सब रोज़ का काम बन गया था। मेरी पत्नी सारा दिन घर के कामों में बिजी रहती और नौकरानी ऐसे हुक्म चलाने लगी जैसे वह इस घर की मालकिन हो। मैं जब भी ऑफिस से आता तो ये सब देखकर अजीब बेचैनी में पड़ जाता। हर दिन अब इसी तरह बीतने लगा। वह नौकरानी ड्राइंग रूम में पैर पसारे बैठी होती, कभी फ़ोन पर बातें करती रहती या कभी टीवी पर ऊंची ऊंची आवाज़ में सीरियल देख रही होती। एक दिन मैंने दरवाज़ा खोला तो किचन से बर्तनों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। पत्नी पसीने में बिल्कुल भीगी हुई थी। दूसरी तरफ नौकरानी खाने की मेज़ पर बैठी जूस पी रही थी। मैंने हैरानी से कहा, ये सब क्या है? ये काम तो तुम्हें करना चाहिए। नौकरानी ने हंसकर बोला, दीदी खुद ही मना करती रहती हैं, मैं कर लूँगी। पत्नी ने मेरी तरफ देखा और धीरे आवाज़ में कहा, मैं फ्री होती हूँ, यही सोच कर लेती हूँ। मेरे दिल में अब खटक सी उठने लगी। पत्नी के कमज़ोर शब्दों ने मेरी जुबान बंद कर दिए। अगले दिन किस्सा और भी अजीब था। मैं कमरे में गया तो देखा कि पत्नी बच्चों के कपड़े तय कर रही थी। नौकरानी सोफे पर टांग पसार कर किताबें पढ़ रही थी। मैंने गुस्से में कहा, ये सब क्या है? काम तुम क्यों नहीं करती? उस नौकरानी ने मुस्कुराकर कहा, दीदी कहती हैं ये काम उन्हें ही अच्छा लगता है। पत्नी चुप रही। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। इस बीच एक और ही किस्सा हुआ।
एक दिन मुझे अपने ऑफिस में थोड़ी जल्दी छुट्टी मिली। घर आया तो दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हुआ। देखा कि नौकरानी अपने पति के साथ बैठकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। उनके सामने मेरी पत्नी खड़ी थी। नौकरानी का आदमी मुझे बहुत घबराया हुआ लग रहा था, पर नौकरानी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। मैंने गुस्से से कहा कि ये क्या तरीका है, मेरी पत्नी को क्यों काम पर लगाया हुआ है। नौकरानी का पति चौंक कर उठ खड़ा हुआ। नहीं साहब, इसमें मालकिन की कोई गलती नहीं। ये बात नौकरानी के पति ने धीरे से कहा। मैंने पत्नी को कमरे में बुलाया और दरवाज़ा बंद करके कहा, ये सब क्या तमाशा है? तुम आखिरकार इनके सामने इतनी बेबस क्यों हो जाती हो? मेरी आंखों से नज़रें चुराकर बोली, कुछ नहीं, बस दिल चाहता है कि मैं ही करूं। उसका जवाब मुझे और ज़्यादा बेचैन कर गया। अब हालत हद से ज़्यादा बिगड़ गए थे। घर आता तो मुझे कमरे में नौकरानी की आवाज़ सुनाई देती। वह बच्चों को डांट रही होती, कभी पत्नी पर हमला कर रही होती। एक दिन मैंने सुना कि वह पत्नी से कह रही थी, बर्तन अभी धो दो, शाम को मेरे पति के दोस्त आने वाले हैं। मैं भड़क उठा, ये सब क्या है? ये घर मेरा है, तुम्हारे पति का दोस्त यहाँ क्यों आएंगे? वह हंसकर बोली, साहब, आपकी पत्नी ने कहा था कि कोई समस्या नहीं। पत्नी ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने ही कहा था। मेरे कदम एकदम कांपने लगे थे। आखिर ऐसा कौन सा राज है? आखिर पत्नी इतनी मजबूर क्यों हो गई है? कुछ दिनों बाद एक और किस्सा मुझे पूरा हिलाकर रख दिया। मैं अपने घर लौटा, दरवाज़ा खोला, देखा नौकरानी पत्नी को समझा रही थी, चाय में कम चीनी डालना, ये बर्तन अच्छे से धो लेना। पत्नी चुपके से सब कुछ सुन रही थी। मैंने पास जाकर कहा, ये सब कब तक चलेगा? आखिर तुम क्यों उनके आगे यूं झुक गई हो? पत्नी ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन जुबान चुप रही। नौकरानी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे विश्वास था कि अब इस घर पर उसी का राज है। मेरी रातें अब बेरंग हो गई थी। कभी दरवाज़ा के चरचराहट की आवाज़ आती तो कभी किचन में बर्तनों की खटखटाहट सुनाई देती, जबकि सब सोए होते। कभी बच्चों की हंसी अचानक चीख में बदल जाती। जब मैं डर कर वहाँ पहुँचता तो सब चुप से बैठे होते। एक दिन मैंने देखा नौकरानी मेरी पत्नी से लड़ रही थी, जैसे उसे कुछ कह रही हो कि वहाँ सफाई करनी है। मैंने कहा, ये सब तुम्हारा काम है, तुम करो। नौकरानी ने मुझे घूरती नज़रों से देखा, बोली, ये सब मेरे कहने पर ही होता है। पत्नी सर झुकाए काम में लगी रही। अब मेरे दिल दिमाग में सुकून नहीं मिल रहा था। हर दिन लगता जैसे इस घर की दीवारों के पीछे कोई साया छुपा हुआ है जो सब कुछ बर्बाद कर रहा है। मैं ऑफिस में बैठा सोचता, रात को घर लौटता मुझे नींद नहीं आती, और जब आती तो डरावने सपने आते। कभी पत्नी को कैद में देखता। मैं बार बार पत्नी से पूछना चाहता, आखिर वह क्यों नौकरानी के आगे इतनी लाचार है, लेकिन उसकी कमजोरी को देखकर जुबान बंद हो जाती। मेरे सवाल अंदर ही दम तोड़ने लगते। मुझे यकीन होने लगा था अब ये समस्या कुछ अलग है, छोटे मोटे झगड़ों का नहीं, बल्कि उसके पीछे कुछ और है जो मेरी आंखों से छुपा हुआ है। रात का वक्त था, कमरे में गहरी चुप्पी थी, सिर्फ पंखे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने करवट बदली तो अचानक चौंका और आंख खुल गई। मेरी पत्नी मेरे बिस्तर पर नहीं थी, वह उस नौकरानी के क्वार्टर में उसके पैरों में बैठी थी और उसके हाथ पैर जोड़ रही थी। मुझे उन दोनों की आवाज़ साफ सुनाई दे रहा था। मैंने कान लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आवाज़ साफ नहीं थी। मेरी पत्नी तीसरी बार प्रेग्नेंट थी। वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। उसकी कमज़ोरी को देखकर मैंने उस नौकरानी को काम पर रखा था, और अब हालत ऐसी थी कि मेरी पत्नी खुद उस नौकरानी का काम कर रही थी। और क्यों कर रही थी मुझे ये भी तो मालूम नहीं था, और जो कुछ मैंने आज देखा था वो मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। आखिर क्या था उन दोनों के बीच का राज? मेरी पत्नी उस नौकरानी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। उसको तो मैं लेकर आया था। वो मेरे दोस्त के यहाँ पर काम करती थी, और मेरे दोस्त ने ही उस नौकरानी का पता दिया था और उसका फ़ोन नंबर दिया था। मैंने उस नौकरानी को काम पर रखा था, और मेरी पत्नी उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। वह कहाँ से आई है और वह कहाँ की रहने वाली है। वैसे तो मैं और मेरी पत्नी मधुबनी के थे। हम दोनों की अरेंज मैरिज शादी हुई थी। मेरी पत्नी उस वक्त 18 साल की थी, और मैं यहाँ दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। अच्छे पैसे कमाता था। मेरी उम्र लगभग 25 साल की थी। मेरे माँ बाप और भाई गांव में रहते थे। मेरे 4 भाई थे। मेरे माँ बाप भाइयों के साथ ही रहा करते थे।
और मैं अच्छी जॉब करता था, तो दिल्ली में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ही रहता था। मेरी पत्नी की 2 बार डिलीवरी गांव में हुई थी। गांव में इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी कि उसकी वजह से मैं तीसरी डिलीवरी दिल्ली में ही करवाना चाहता था। मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। हम दोनों पति पत्नी में बहुत अच्छा तालमेल था। मेरी पत्नी मुझसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। वो मेरा बहुत मान सम्मान करती थी। मैं भी उसका बहुत ख्याल रखता था, क्योंकि मेरे चारों भाइयों में से मुझे सबसे ज़्यादा तिलक मिला था, जिसकी वजह से मैं उसका बहुत ख्याल रखता था। मैंने तिलक कैश में ही ली थी। उस तिलक के पैसों से मैंने दिल्ली में एक अच्छे पौज इलाके में मकान गाड़ी खरीदी थी, और हम दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी। मेरी पत्नी के परिवार में उसके 3 भाई थे। मेरी पत्नी को मिलाकर 2 बहनें थीं, और मेरी पत्नी भी पढ़ी लिखी थी। उसने 10वीं तक पढ़ाई की थी, और ये लोग खानदानी ज़मींदार थे। पर मेरी पत्नी कभी शहर नहीं आई थी, और ना ही वो कभी दिल्ली में किसी रिश्तेदार के यहाँ आई थी। वो यहाँ किसी को नहीं जानती थी। मेरी पत्नी को दिल्ली में आए हुए 8 साल बीत चुके थे। इन 8 सालों में सिर्फ 2 बार ही मेरी पत्नी गांव गई थी, वह भी जब उसकी डिलीवरी होनी थी। इस बार उसकी डिलीवरी मैं दिल्ली में ही करवाना चाहता था। यही सोचकर मैंने उस नौकरानी को रख लिया था। नौकर तो पहले भी थे, लेकिन वह लड़का था। मेरी पत्नी को एक औरत की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उस नौकरानी को काम पर रख लिया था। लेकिन मुझे क्या पता था मेरे साथ ये सब होने वाला है। दिन ब दिन वह नौकरानी मालिक बनती जा रही थी, और मेरी पत्नी इतनी बीमार होने के बाद भी वह उसकी नौकर बनती जा रही थी। हद तो जब हो गई जब वो अपने पति को भी यहाँ लेकर आई। मैंने अपने दोस्त से ये बात शेयर की तो वह भी परेशान हुआ था। उसने कहा, ये नौकरानी तो मेरे पड़ोस में कई महीनों से काम कर रही थी, और इसका बैकग्राउंड भी ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता वह आपके घर में ऐसा क्यों कर रही है। उस दिन जब मेरी पत्नी को मैंने नौकरानी के पैरों में बैठे देखा तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों नौकरानी के पैरों में बैठी थी। तो वह कहने लगी, मैं शायद नींद में चलती हूँ, मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी पत्नी पर गुस्सा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसी तरह मैं बहुत उलझन में रहने लगा। मेरा मन कर रहा था कि मैं उस नौकरानी को काम से ही निकाल दूं, लेकिन मेरी पत्नी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थी, और उसके प्रेगनेंसी का 8वां महीना भी चल रहा था, तो मैं उससे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। एक रात जब मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बिस्तर पर करवट बदल रहा था, देखा तो मेरी पत्नी फिर से गायब थी। उस रात मैंने जो भी देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उस रात नौकरानी का पति मेरी पत्नी के पैरों में पड़ा था, और मेरी पत्नी हाथ जोड़े खड़ी थी। उसने कहा, जो भी मेरे साथ हुआ वह बहुत बुरा था, और उसमें मेरी गलती कहीं पर भी नहीं थी। तुम्हारी वजह से मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं कर सकती। जो कुछ करना है तुम्हें ही करना है। मेरी हालत बहुत ख़राब है, तुम मेरी हालत पर तरस खाओ और अपनी पत्नी को समझाओ। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। जब मैंने नौकरानी के क्वार्टर में देखा तो नौकरानी गहरी नींद में सोई थी। मेरी पत्नी उसके पति से क्यों हाथ जोड़ रही थी। अब मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो रहा था। आखिर ये सब क्या चल रहा था। मैं उसको टोकना नहीं चाहता था। मैं चुपचाप दरवाजे से ये सब कुछ साफ साफ सुन रहा था। तभी वह नौकरानी शायद जाग गई थी, तो वह तुरंत क्वार्टर में चला गया, और मेरी पत्नी उस वक्त बाथरूम में चली गई। मैं आकर तुरंत बिस्तर पर लेट गया, ताकि मेरी पत्नी को मुझ पर शक ना हो कि मैंने उसकी सारी बातें सुनी हैं, क्योंकि उसकी कंडीशन मुझे ठीक नहीं लग रही थी। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और वे लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जब मैंने उठकर उसे चेक किया और पूछा कि क्या हुआ, अस्पताल चलें, उसने कहा कि नहीं, मुझे मेरे दोनों बच्चों के साथ गांव जाना है। ये बात मैं उसको पहले भी बता चुका था। ये डिलीवरी उसकी यहीं दिल्ली में होगी, और सारा चेकअप भी उसका दिल्ली में हुआ था, तो अचानक हम बिहार नहीं जा सकते थे, और उसकी कंडीशन भी बहुत ख़राब थी, तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैंने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन किया कि तुम यहाँ दिल्ली आ जाओ, तो पता चला कि मेरी माँ की तबीयत भी बहुत ख़राब है, वह दिल्ली नहीं आ सकती। फिर मैंने अपने ससुराल में फ़ोन किया, शायद मेरी सास आ जाए और मेरी परेशानी थोड़ी दूर हो जाए। आखिर वह उनकी बेटी थी। मेरी सास ने कहा कि ठीक है, हम पहुंच जाएंगे।
पर मेरी पत्नी का एक ही रट था कि उसे गांव जाना है। पर मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा कि मैंने टिकट करवा ली है, हम 1 हफ्ते के अंदर गांव चले जाएंगे। पत्नी को थोड़ा सुकून मिला था, लेकिन नौकरानी का व्यवहार दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। नौकरानी का पति भी बहुत ही ज़्यादा घबराया घबराया सा घूमता रहता था। उसके बाद से मैंने कभी अपनी पत्नी से उससे बात करते नहीं देखा था। नौकरानी मेरी पत्नी पर हुक्म चलाती थी। उसका व्यवहार तो ऐसा हो गया था जैसे वो मेरी पत्नी की सौतन हो, लेकिन वो मुझे एक आंख नहीं सुहाती थी। उसने 1-2 बार मेरे बच्चों पर भी हाथ उठाया था। ये देखकर मेरी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन ये सब क्यों हो रहा था, मुझे कुछ भी तो पता नहीं था। मेरी सास संडे को आने वाली थी। उनके साथ मेरे बड़े साले की पत्नी भी थी। उस दिन नौकरानी का पति भी घर पर नहीं था। मैंने जानबूझकर उसे कहा था, क्या तुम मेरे लिए आज काम कर सकते हो? उसके पति में मुझे ऐसी कोई बुराई नज़र नहीं आती थी। वह नॉर्मल इंसान लगता था। वह अपने काम से काम रखता था। वह ऑटो रिक्शा चलाता था। मैंने कहा कि क्या तुम मेरे साथ एयरपोर्ट पर चल सकते हो? उसने बहाना बनाना चाहा। उसने कहा कि मुझे आज हॉस्पिटल जाना है, मेरी दोस्त की पत्नी एडमिट है, उसको ब्लड की ज़रूरत है। मैंने उससे वादा किया है कि मैं खून ज़रूर दूंगा। आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है। उसने मेरे साथ जाने से मना कर दिया। वह भी पढ़ा लिखा था, शायद 12वीं तक उसने भी पढ़ाई की थी। नौकरी ना मिलने की वजह से वह ऑटो रिक्शा चलाता था और उसकी पत्नी अपनी मर्जी से लोगों के घरों में काम किया करती थी। देखने में नौकरानी का पति बहुत ही हैंडसम था, उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस नौकरानी में पैसों को लेकर उसके अंदर बहुत ज़्यादा लालच दिखाई देता था। उसने मेरी पत्नी के कई जेवर ले रखे थे। उसकी वजह तो मैं नहीं जानता था, लेकिन अब मुझे जानने की बहुत इच्छा हो रही थी। मैं कैसे ये सब पता लगाऊं? आखिर ऐसा क्या है जो मेरी पत्नी उस नौकरानी से डर रही है? अब तो उसका एक ही रट था कि मुझे गांव जाना है, पर मैंने अपनी पति को नहीं बताया था कि उसकी मम्मी और भाभी यहाँ दिल्ली में आ रही हैं। अचानक जब उसने अपनी माँ और भाभी को देखा तो जैसे उसकी हवाइयाँ उड़ी थी। मैं समझ नहीं पाया था आखिर मेरी पत्नी ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही थी। उसकी अपनी माँ और भाभी थी, उसे तो खुश होना चाहिए था। उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसे इमरजेंसी में मुझे अस्पताल ले जाना पड़ा था। वो बेहोश हो गई थी। होश में आते ही उसने अपने बच्चों के लिए पूछा, जो कि मैंने उसे तसल्ली दिलाई थी। वह घर पर नानी के साथ हैं और उसकी भाभी हॉस्पिटल में थी। वह अपनी भाभी को देखकर भी खुश न हुई। उसे अपने बच्चों की चिंता सता रही थी, लेकिन मैं किसी से कुछ भी नहीं पूछ सकता था। डॉक्टर ने बताया कि इनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हुआ था, शायद डर की वजह से, शायद कोई ऐसी बात जो ये सबसे छुपाना चाहती हैं। लेकिन ऐसी कौन सी बात थी जो मेरी पत्नी मुझसे छुपा रही थी? डॉक्टर ने मेरी पत्नी को एडमिट कर लिया, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी का टाइम भी नज़दीक हो रहा था। डॉक्टर ने बताया उसकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती, उसका ऑपरेशन करना होगा। मैंने उसे अस्पताल में एडमिट करवा दिया और 2 दिन के बाद उसका ऑपरेशन हुआ। उसने तीसरी बार बेटे को जन्म दिया था। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी थी। दोनों बड़े बच्चे घर पर नानी के पास थे और मैं हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी भी संभाल रहा था। अस्पताल में मेरे बड़े साले की पत्नी, जो मेरी पत्नी की देखभाल कर रही थी, घर पर भी मैं रोज़ चक्कर लगाता था, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे इतने बड़े नहीं थे। अब मैंने देखा कि मेरी सास भी उस नौकरानी से बहुत डर रही है। मेरे बच्चों से ज़्यादा सेवा उस नौकरानी की हो रही थी। मेरा तो सर ही चकरा गया था। आखिर क्या है इस नौकरानी का राज? और अब नौकरानी का पति भी घर पर नहीं आता था। मेरी पत्नी अस्पताल में बराबर अपने बच्चों की चिंता कर रही थी। 1 हफ्ते के बाद मेरी पत्नी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और वह अब घर आ गई थी। मेरा तीसरा बच्चा भी सेहतमंद था और उसकी शक्ल मुझसे काफ़ी मिलती थी। मेरे बड़े बेटे की शक्ल मेरी पत्नी पर गई थी और छोटा बेटा बिल्कुल मेरी तरह था। मेरी पत्नी अब घर आ चुकी थी। नौकरानी भी अपने आन बान शान में अपनी खूब सेवा करवा रही थी। नौकरानी का पति पिछले 2 हफ्ते से गायब था। अब नौकरानी का तेवर थोड़ा कम होता नजर आया था, क्योंकि उसका पति उसे छोड़कर जा चुका था। लेकिन मैं ये राज जानना चाहता था, आखिर नौकरानी क्यों हमारे घर पर मालकिन बनकर बैठी थी। एक रात को मैं अपनी पत्नी के लिए रसोई में गर्म पानी लेने गया तो देखा मेरी सास नौकरानी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग रही थी।
मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गया। आखिर ये सब क्या किस्सा है? कभी मेरी पत्नी इसके पैरों में गिरती है तो कभी मेरी सास। आखिर ये सब क्या है? मैं तुरंत अपनी पत्नी को पानी देकर वापस उसी कमरे के पीछे छुप गया जहाँ उस नौकरानी का क्वार्टर था, और मैंने उन दोनों की बात सुनी जो मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच रही थी। वह नौकरानी मेरे घर की मालकिन बनकर इसलिए बैठी थी क्योंकि वह सबको ब्लैकमेल कर रही थी। वो मेरी पत्नी का छुपा राज जानती थी, वह इसलिए उन दोनों को ब्लैकमेल कर रही थी। मैं आज सब कुछ अपनी पत्नी के मुंह से सुनना चाहता था जो मैं उस कमरे में सुनकर आया था। मैंने कमरे में आते ही अपनी पत्नी को अपने बच्चे की कसम दिलवाई और कहा, मैं जो कुछ भी पूछूंगा तुम मुझे सच सच बताओगी। पत्नी भी मेरे पूछे गए सवाल पर बिल्कुल हैरान हो गई और उसे सब कुछ बताना ही पड़ा था। उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकली थी। उसने वह सब कुछ मुझे बताया जब वो 13 साल की थी। जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी, मेरी बड़ी बहन की शादी और मेरी पहली शादी एक साथ हुई थी। आपसे मेरी दूसरी शादी है, इस बात से आपको दूर रखा गया था। मेरी बड़ी बहन 16 साल की थी तो मेरी बड़ी बहन का गमन कर दिया गया था, और मैं 13 साल की थी तो मेरा गमन रोक लिया गया था। मेरा गमन 5 साल के बाद होना था, और मेरा पति और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल में लगभग सारे बच्चे जानते थे कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। मेरे पति की उम्र 16-17 साल की होगी। वो मुझसे बड़ा था और बड़ी क्लास में पढ़ता था, लेकिन शादी के बाद वो मुझे अलग नज़र से देखने लगा था। लेकिन मेरी मम्मी पापा मुझे बहुत समझाते थे कि तुम अपने पति से दूर रहना, और वह जब तुम्हारे सामने आए तो मुंह ढकना और पैर छूना और तमीज़ से बात करना, और तुम्हारी कोई शिकायत ना करे कि तुमने कोई बदतमीजी की है। मैं ऐसा ही करती। जब भी मेरा पति मेरे सामने आता था मैं मुंह ढक लेती थी, लेकिन मेरी सहेलियां कहती कि तुम पति से मुंह क्यों ढकती हो? वह तो तुम्हारा पति है, तुम्हें उससे बात भी करना चाहिए और उससे पूछना चाहिए क्या वह तुम्हें पसंद करता है। लेकिन मुझे बहुत डर लगता। मैं उसके सामने आने से बहुत डरती थी और मैं अपनी सहेलियों की बात नहीं मानती, और वह जब भी मेरे सामने आता तो मैं मुंह ढक लेती। लेकिन मेरे मुंह ढकने से मेरे पति को मुझ पर गुस्सा आने लगा था। वो मेरी सहेलियों को उस्काता था कि वो मुझे समझाए कि वो मुझसे मुंह क्यों ढकती है। सहेलियों ने उसे बताया कि वो तुमसे डरती है और उसके माता पिता ने उसे यही कहा है कि वह तुमसे मुंह ढकेगी। उसके बाद मेरी जब भी छुट्टी होती तो वह रास्ते में मुझे अकेला पाकर मुझे पकड़ लेता और कहता, तुम मुझसे क्यों मुंह ढकती हो? मैं तो तुम्हारा पति हूँ और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और कहता, ये बात अपने घर में मत बताना, नहीं तो तुम्हारा स्कूल आना भी बंद हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो, इसलिए तुम अपने घर में मत बताना, और मैं भी अपने घर में नहीं बताऊंगा कि मैं तुमसे मिलता हूँ। उसने मुझसे ऐसी बात पूछी कि मैं शर्माने पर मजबूर हो गई। उसने कहा, क्या तुम्हें पीरियड्स आते हैं? मुझे बहुत शर्म आई। मैं शर्म के मारे अपने दुपट्टे को अपने मुंह से नहीं हटा पा रही थी। उसने कहा कि इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं जानता हूँ लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, और अगर पीरियड्स नहीं आएंगे तो बच्चे कहाँ से होगा। मैं उसकी बातों से बहुत शर्मा रही थी, बहुत घबरा रही थी। मैंने कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वह बार बार कहता, मैं तुम्हारा पति हूँ, हम दोनों के बीच में ऐसी बातें होंगी, इसमें शर्म करने वाली क्या बात है। अब वो मेरे लिए कभी चूड़ियाँ लेकर आता, कभी पायल लेकर आता। उसने एक ऐसी जगह ढूंढी थी जहाँ हम दोनों बैठकर घंटों बात कर सकते थे। हमें कोई नहीं देख सकता था। उसके रोड के किनारे पर बहुत बड़ा खेत था। उस खेत के अंदर एक टिब्बल था और उसकी चाबी वो हमेशा अपने पास रखता था। हम दोनों उसी कमरे में मिला करते थे। ये गांव से काफ़ी दूर था, स्कूल के बिल्कुल नज़दीक में ही था, और मेरी सहेलियों में से इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और ना ही मेरे पति ने अपने दोस्तों को बताया था। अब मेरी शादी को 3 साल बीत चुके थे और मुझे अपने पति से बात करते हुए 6 महीने हो चुके थे। अब मैं बिना डरे और बिना मुंह ढके उससे बात करती थी, और अब मेरा पति मुझे बहुत पसंद करने लगा था। वह कई बार मेरे लिए ऐसी मैगज़ीन लेकर आता था जिसे देखकर मैं शर्मा जाती थी। वो कहता था, जब मैं तुम्हें विदा करा कर ले जाऊंगा तो हम दोनों ऐसे ही बातें करेंगे। उस मैगज़ीन में लड़कियों की नंगी तस्वीर होती, लड़के भी बिना कपड़ों के होते, एक दूसरे को चूम रहे होते। मुझे वो मैगज़ीन उसके सामने देखने में बहुत शर्म आती थी। मैं वो मैगज़ीन लेकर घर आती और रात को देखती थी।
मैं मन ही मन उसको बहुत पसंद करने लगी थी। अब हम पहले जैसे बच्चे नहीं थे, हमारे अंदर भी एक अलग जज्बात उभर रहे थे। एक दिन उसने कहा कि क्या तुम मुझे ऐसे चूम सकती हो? मैंने कहा पहले तुम अपना आँख बंद करो, फिर मैं ऐसा करूँगी। मैंने पहली बार उसको चूमा था और मेरे अंदर एक अजीब सी बिजली चमकी थी। उसके बाद उसने भी मुझे चूमा और उस दिन हम एक दूसरे को बस चूमते ही रहे। और फिर मेरे घर जाने का टाइम हुआ, मैं घर चली आई। पर उस रात मैं सो न सकी। मैं सारी रात उसी के बारे में सोचती रही। उसके बाद हमारे स्कूल की भी 10 दिनों की छुट्टियां पड़ गई। मैं पूरे 10 दिनों के बाद स्कूल पहुंची थी, क्योंकि छुट्टियों में मेरी बड़ी बहन भी घर पर आ गई थी और मेरे जीजा भी घर पर आए हुए थे। मैं उन लोगों में बिजी रही और मैं 15 दिनों के बाद स्कूल गई थी। उस दिन जब मैं पहुंची तो वो मुझे बहुत मिस कर रहा था। उसके आंखों में आंसू देखे थे। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए दशहरे के मेले में से गिफ्ट लेकर आया था और मैं उस गिफ्ट को रोज़ देखकर रोता था, क्योंकि वह तुम्हारे लिए लाया था और तुम पहन नहीं सकी थी। मैंने कहा ऐसा भी कौन सा गिफ्ट है जिसके लिए तुम रोज़ रो रहे थे? मैं भी तो तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। मेरे घर में मेहमान आए हुए थे, इसलिए मैं नहीं आ सकी थी। उस दिन जो गिफ्ट उसने मुझे दिया था, उसे देखकर मैं पूरी तरह से शर्मा गई थी। वह मेरे लिए चड्डी बनियान लेकर आया था। उसने इच्छा की थी मैं उसके सामने पहनूं। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मेरी दीदी जब घर आई थी, मैंने उसके बक्से में उसका इस तरह का सामान देखा था तो पूछा, दीदी ये कौन लाया है? तो उसने कहा कि ये तेरे जीजा लाए हैं। मुझे भी बहुत शर्म आई, लेकिन वे तो मेरे पति थे। मैंने भी वो गिफ्ट ले लिया, पर मैं मना कर रही थी कि नहीं, मैं तुम्हारे सामने नहीं पहनूंगी, घर जाकर पहन लूँगी। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अगर तुम मेरे सामने नहीं पहन सकती तो मैं अपने आप को कुछ भी कर लूँगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, जब तुम मेरे लाए हुए सामान नहीं पहन सकती? और मैं कौन सा कोई गैर आदमी हूँ? मैं तो तुम्हारा पति हूँ। मैं तो तुम्हारा सब कुछ देख सकता हूँ और मैं तो कहता हूँ कि मैं तुम्हें पहनाऊँगा अपने हाथों से, तो मुझे सुकून मिलेगा। मैं उसकी बातों में आ गई। उसने मुझे वो कपड़े पहनाए और फिर वो अपने काबू में न रह सका। जब मैंने अपनी ऊपर की कुर्ती निकाली तो वो बेकाबू होकर मेरे जिस्म से चिपक गया और फिर उसने खुद ही नीचे की सलवार उतार दी। उसने मुझे सर से एड़ी तक चूमा। मुझे उसका चूमना बुरा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और फिर हम दोनों ने उस दिन वे सारी हदें पार कर दी। अब हम रोज़ इसी तरह करते थे। अब मेरी शादी को 4 साल बीत चुके थे। अभी मेरी विदाई में 1 साल रहता था। ऐसा लगता था अभी कई साल हैं। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। उसके बाद मेरी ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि पूरी दुनिया हिलाकर रख दिया। मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरी विदाई में 8 महीने रहते थे मेरी तबीयत खराब रहने लगी। और जब मैंने उसे अपनी हालत बताई तो वह भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। उसने अपनी माँ और अपने पिता से मेरी विदाई की बात की थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, अभी तुम्हारी विदाई में पूरे 8 महीने रहते हैं और तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, तुम्हें बाहर जाकर कमाना चाहिए। उसके मना करने के बाद भी उसको दिल्ली भेज दिया गया था। उसका और मेरा मिलना अब बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। लेकिन मेरी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। मेरी प्रेगनेंसी को 1 महीना हो चुका था। बड़ी बहन की डिलीवरी घर में ही हुई थी। उसे देखने के लिए नर्स आई थी और जब उसने मेरी बिगड़ती हालत को देखा तो उसने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। घर वालों के सर पर जैसे बम फूट गया। उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। मेरे मम्मी पापा मेरे ससुराल गए, मेरे सास ससुर से मिले और उनसे ये बात की तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा बेटा ऐसा नीच काम कर ही नहीं सकता और वह तो यहाँ है ही नहीं। मैं तो पिछले 2 साल से दिल्ली गया हुआ है, जबकि वो अभी 1 महीना पहले ही गया था और उससे मेरी वो आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद हम मिले ही नहीं थे। उसके बाद मेरे ससुराल वालों से मेरे माँ बाप का बहुत झगड़ा हुआ था। लड़के को सामने लाने को तैयार ही नहीं थे और मेरे माँ बाप ऐसी बात पंचायत तक नहीं ले जाना चाहते थे। इसमें मेरी ही बदनामी थी। उसके बाद मेरे माँ बाप ने भी इस बात पर बिल्कुल मिट्टी ही डाल दिया और मेरे माँ बाप मुझे मौसी के घर ले गए और वही मेरा रिश्ता तुमसे तय कर दिया और 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी तुमसे तय हो गई।
और मेरी शादी भी चटमंगनी पट ब्याह की गई ताकि ये बात किसी को पता ना चले और तुम मुझे लेकर दिल्ली आ गए। इस बात पर बिल्कुल मिट्टी डाल दिया गया था और मैं भी इस बात को भूलकर तुम्हें स्वीकार कर चुकी थी। और जब तुम उस नौकरानी को लेकर आए और मैंने उसके पति को देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वो वही आदमी था जिसके साथ मेरी शादी हुई थी। और ये बात उसके पत्नी को पता थी कि मैं उसकी पहली पत्नी थी, क्योंकि नौकरानी के पति ने मुझे देखते ही यहाँ उसे काम करने से मना कर दिया था और वो मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। उसने कहा कि सब मेरी गलती थी। मेरे घर वालों ने मुझे बोलने ही ना दिया। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। तुम्हारी तस्वीर मेरे दिल में अभी भी है। शायद मैं उसे कभी खोना नहीं चाहूँगा। ये बात मेरी पत्नी अच्छे से जानती है। वह तभी तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी क्योंकि वह एक नंबर की लालची है। और वह नौकरानी कहती थी, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे पति को तुम्हारी असलियत बता दूंगी कि तुम क्या थी और तुम्हारा पति तुम्हें डिवोर्स दे देगा। मैं अपनी पत्नी की बातें सुनकर बहुत हैरान रह गया था, लेकिन वो मुझे अब खोना नहीं चाहती थी, ना ही अपने बच्चों से दूर होना चाहती थी। मैं भी अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब मेरी पत्नी ने पहले बच्चे को जन्म दिया था, मेरी सास ने पहले बच्चे की जन्मतिथि को छुपा लिया था और 1 महीने बाद की जन्मतिथि बना ली थी। तो मुझे कभी पता ही नहीं चल सका था कि मेरी पत्नी पहले से प्रेग्नेंट थी। मैं इस बात को कभी पता ही नहीं लगा पाया था, क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये गलती सिर्फ उनकी नहीं थी, उसके पूरे परिवार की थी। उन लोगों ने मेरी पत्नी की शादी मुझसे ज़बरदस्ती करवाई थी और ये बात छुपा ली थी। तभी उन लोगों ने जितनी रकम हमने मांगी थी उससे कहीं ज़्यादा उन लोगों ने तिलक में दिया था और हमने इस बात की कोई खोज भी नहीं की। और मैं तो यहाँ दिल्ली आ गया। अगर वे नौकरानी हमारे घर ना आती तो शायद ये बात कभी पता ही ना चलता। सबसे पहले मैंने जो काम किया था, उस नौकरानी को बुलाकर वह सारे सामान लिए थे जो अब तक उसने मेरी सास को और मेरी पत्नी को ब्लैकमेल किया था, और उस औरत को मैंने पुलिस के हवाले किया था। और मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ना चाहता। मैंने उस नौकरानी के पति को भी बुलाया जो इस वक्त अपनी पत्नी को छोड़कर गांव जा चुका था। वह रोज़ अपनी पत्नी को मना करता था वह इतनी लालच ना करे और उनकी हंसती खेलती ज़िंदगी में आग ना लगाए, लेकिन उसको पैसों की लालच ने अंधा कर दिया था। वह आज भी मेरी पत्नी को चाहता था, लेकिन ऐसे चाहने से क्या फ़ायदा जो 4 लोगों के बीच में खड़ा होकर इंसाफ ना कर सके। लेकिन शायद उसकी भी गलती नहीं थी, उसके अंदर बचपना था। वह अपने माँ बाप के डराने से डर गया था। उसके माँ बाप ने उसको कसम दी थी कि अगर वह उस लड़की को इस घर में लाया तो वह अपनी जान दे देंगे। उन्हें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो विदाई से पहले उनके ख़ानदान का नाम डुबो चुकी थी। वह अपने माँ बाप से डर गया था और जब उसके अंदर हिम्मत आई, जब तक उसकी शादी मुझसे हो चुकी थी, वह हर हाल में अपने प्यार को खुश देखना चाहता था। आप लोग बताइए कि मैंने अपनी पत्नी को अपनाकर अच्छा किया या गलत? आप लोग मेरी जगह होते तो क्या करते? और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।